नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर स्वागत है। पिछले काफ़ी दिनों से अपना ये सेशन नहीं हो पा रहा था, कुछ रीज़न से उसके रीज़न थे और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ और इस सेशन का जो एम है, मुख्य जो उद्देश्य है, वो पिछले कई दिनों से मुझे कुछ मैसेज प्राप्त हो रहे थे कि बायोलॉजी से संबंधित मतलब जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहा है, तो उसके लिए कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर डर लग रहा है या कुछ कह रहे थे सिलेबस वापस पूरा कवर नहीं हो पा रहा है। मतलब अब वो जब लास्ट में पढ़ते हैं तो वापस सब पूरे सिलेबस का रिवीजन करने में दिक्कत हो जाती है। दिक्कत उनके होती है जो जिनके पास या तो शॉर्ट नोट्स नहीं होते या कुछ मैं और भी कुछ कह सकता हूँ या ऐसे भाई जिन्होंने अलग-अलग बुक से पढ़ रखा हो तो उनकी भी दिक्कत हो सकती है। तो उन सभी क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ जानने के प्रयास करेंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी वो भी है कि जैसे मैक्सिमम बच्चे इस टाइम टेस्ट सीरीज को साथ में लेके चल रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज वाला जो टॉपिक रिवीजन हो रहा है, उसके साथ में जो बाकी वाले टॉपिक है, उनको रिवीजन या उनको आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसका भी हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। और इसके अलावा शॉर्ट नोट्स के बारे में देखेंगे हम यहाँ पर और ये भी देखेंगे कि बायोलॉजी के अंदर कौन-कौन से टॉपिक जो है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो आज का जो सेशन है आप पूरा देखना, 15-20 मिनट का होगा। बायोलॉजी से संबंधित जो भी आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न है, भय है, एग्ज़ाम को लेकर, जो एक फ़ोबिया हो रखा है वो दूर हो जाएगा। जैसे-जैसे काउंटडाउन जो दिनों का कम हो रहा है, अब लगभग 80-82 दिन रहे हैं। मैं 80 दिन मान के चल रहा हूँ, 80 इन द राउंड राउंड फिंगर के अंदर। तो हम उस डर को हमारे अंदर से कैसे दूर करें, उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो आपको थंबनेल दिख ही रही है, बायोलॉजी विषय की रणनीति लास्ट 82 डे कितने दिन ही बचे हैं। आप 80 मान लो इसको, बाकी ये है। अब अपन आगे चलते हैं इसके अंदर कि इस वीडियो में हम क्या-क्या देखेंगे उसके बारे में। और अब मैं यह भी उम्मीद करके चल रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों का सिलेबस पूरा हो गया है। जिन स्टूडेंट ने 1 साल पहले तैयारी शुरू की थी, मैं मान के चल रहा हूँ कि उनका सिलेबस अब पूरा हो गया और वो रिवीजन की यात्रा पे निकल पड़े हैं। तो उनके लिए तो बेस्ट है, रिवीजन करें, अब इधर-उधर नहीं देखें। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले कहीं किसी नेट एग्ज़ाम में बिज़ी थे या किसी और एग्ज़ाम के अंदर बिज़ी थे, तो वो लोग थोड़े 5-6 महीने बाद लगे हैं तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो मार्च-अप्रैल के उन्होंने जून-जुलाई के आस-पास पढ़ना शुरू किया होगा, तो वो 5-6 महीने की उनकी पढ़ाई हुई होगी, तो उनका अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ होगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, जिसका पूरा हो गया है, वो रिवीजन पे ध्यान दे, जिसका पूरा नहीं हुआ है, वो सिलेबस को भी कवर करे फटाफट, साथ में रिवीजन की भी गति को बढ़ाए, तब जाके जिन्होंने पहले पढ़ना शुरू किया था, आप उनके इक्वल आ सकेंगे। तो हम दोनों स्टूडेंट के बारे में यहाँ देखेंगे, जिनका सिलेबस पूरा हो रखा है, वो क्या करें और जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ अभी तक, तो कुछ मेरे जैसे भी होते हैं, जिनका सिलेबस एग्ज़ाम से 1 घंटा या 2 घंटा पहले पूरा होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए, सभी ऐसे नहीं होने चाहिए भई जिनका सिलेबस 2-3 महीने पहले पूरा हो जाए। तो एग्ज़ाम से 1-2 घंटे पहले भी सिलेबस पूरा होता है और खूब होता है और किया भी है हम लोगों ने और सब लोग करते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं आलसी प्रवृत्ति के होते हैं मेरे जैसे, उनका सिलेबस जो होता है एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले पूरा 2-3 घंटे पहला पूरा हो जाता है। और क्वेश्चन भी वहाँ से बन जाते हैं एग्ज़ाम से पहले वाले पढ़ने में से। अब हम आगे शुरुआत करेंगे कि इसके अंदर हम क्या-क्या देखते हैं, हमारा बायोलॉजी का सिलेबस को हम कैसे कवर करें, जो डर बैठा हुआ हमारे अंदर एग्ज़ाम को लेकर उसको हम कैसे दूर करें, उन सब चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पे आराम से पूरा वीडियो वीडियो में अपन देखेंगे। अब देखो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या-क्या देखेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर आज आज का जो वीडियो हमारा है इसमें हम क्या-क्या देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में। कि पेपर फर्स्ट के अंदर हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं? 1 मिनट। कि पेपर फर्स्ट के अंदर हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं? कैसे क्योंकि साइंस वाले बच्चे इस पेपर को लेके एक ये धारणा बना रखी है कि पेपर फर्स्ट साइंस के स्टूडेंट का कमज़ोर होता है, लेकिन अब वो क्या वास्तव में सही है या नहीं है, ये देखेंगे हम और कैसे पढ़ा जाए, कैसे इसको रखा जाए मतलब ताकि इसमें कम से कम 80 नंबर प्लस आपको नंबर आए और अगर आइडियल नंबर में आप मेरे को पूछो तो मैं बताऊँगा 100 नंबर। दूसरा हम इसमें देखेंगे बायोलॉजी विषय के बारे में। दूसरा इसमें हम देखेंगे बायोलॉजी विषय के बारे में।
कि हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर कौन, इसमें हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक किन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आए हुए, किन से क्वेश्चन कम आए हुए लास्ट 5 ईयर के अंदर, वो हम यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद रिवीजन, रिवीजन मेथड क्या होना चाहिए हमारा, और उसके बाद हम प्रैक्टिस मेथड एंड और उसका सोर्स कहाँ से प्रैक्टिस करें उसके बारे में। अब अगर, और फिर लास्ट में शॉर्ट नोट्स, जो आपके एग्जाम से 1-2 दिन पहले का जो टाइम रहता है या कोई टेस्ट सीरीज से पहले का 1-2 घंटे होते हैं, वहां पढ़ने में काम आते हैं। अब मुझे कोई पूछे इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है, तो मैं जो कहूंगा वो ये होता है, ये जो क्रिटिकल टाइम पीरियड है एग्जाम से 2-3 महीने पहले का, इसके अंदर केवल 2 चीजें ही अगर आप इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दोगे, रिवीजन और प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस करने के नेचर को, तो आपको उसका जो बेनिफिट होगा ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए मैं भी इस पे आज ज्यादा ध्यान दूंगा, और आप लोग भी इस पे ज्यादा ध्यान दें। आपके पास किसी भी कोचिंग के नोट्स हो, आपके पास किसी भी ऑथर की बुक हो, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, तमिल मीडियम हो, कुछ कोई भी मीडियम हो, लेकिन जिस स्टूडेंट का रिवीजन और प्रैक्टिस वाला पार्ट मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, वही स्टूडेंट इस एग्जाम, इस बायोलॉजी की नाव को, बायोलॉजी के समुद्र को पार करता है। ये 2 चीजें ही आपको एग्जाम हॉल के अंदर नेगेटिव मार्किंग से बचाएगी। बाकी आप कितना भी नोट्स पढ़ लेना, किसी भी टीचर से पढ़ लेना, किसी भी कोचिंग से पढ़ लेना, किसी भी बुक से पढ़ लेना, कितने घंटे पढ़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ना है। जिस स्टूडेंट का रिवीजन और उसका प्रैक्टिस करने का जो तरीका है और रिवीजन करने का तरीका अगर बेस्ट है, उसका ही सिलेक्शन होता है। अब मैं आगे इसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि रिवीजन और प्रैक्टिस में क्या मतलब, क्यों बेस्ट है, किस आधार पे मैं ये सब कह रहा हूँ। अब अपन ये मैं अपन अपन यहाँ पे देखेंगे, इस पॉइंट में देखेंगे, और अब ये अपन सीक्वेंस में करके सब पॉइंट अपन देखेंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि लास्ट, अब मैं इसको राउंड फिंगर के अंदर लिख रहा हूँ 80 डे, ठीक है, लास्ट 80 डे, लास्ट 80 डे। तो अब हम, मैं अपन सबसे पहले लेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में। अब आ जाओ पेपर फर्स्ट के बारे में। मैं सबसे पहले आपको टोटल बता देता हूँ। अब आपको पता है टोटल जो बायोलॉजी का नंबर होता है आपके, वो 225 तो क्वेश्चन होते हैं, 225 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल जो नंबर हो जाएगा आपके इसका, ये हो गया 0, 1, 5, 4, 450 नंबर का। तो जो टोटल जो पेपर आपके होगा वो 450 नंबर का, कितने नंबर का होगा, 450 नंबर का होगा। ये आपके हो गए मार्क, ये बायोलॉजी और जीके दोनों को मिला के। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 पार्ट के अंदर। अब देखो 225 तो क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आने आपके सब्जेक्ट से आने हैं, 150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आने हैं, और उसके बाद में जो 75 क्वेश्चन है वो आपके जीके से आएंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं पेपर फर्स्ट, और अपन इधर ले लेंगे पेपर सेकंड। पहले हम पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आगे पेपर सेकंड की बात करेंगे। तो मैं पेपर फर्स्ट को डिवाइड, ये आपको पता होगा कि इसके अंदर 75 तो क्वेश्चन आते हैं, और ये 75 क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके 150 मार्क के होते हैं। कितने, 150 मार्क के ये सब्जेक्ट होता है, ये आपका जीके है। मैं यहाँ पर कुछ 1-2-3 बातें बताऊंगा, वो आप इसके ऊपर ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं आपका आज ये वीडियो बनाने का एक ही एम है मेरा, जो डर बैठा हुआ है जीके के प्रति साइंस के स्टूडेंट के अंदर, उसको मुझे बाहर निकालना। मैं 2-3 फैक्ट बता रहा हूँ, ये विथ प्रैक्टिकल है, तो आपका डर दूर हो जाएगा। अब देखो इसमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता है कि आपकी कैप्चरिंग पावर कितनी है, आपको कौन सा इसमें पार्ट अच्छा लगता है, ये मुझे पता नहीं है, ये मेरा मुझे पता होगा। इसलिए ये तो डिसाइड आप करोगे, आपको कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, ये डिसाइड आप कर सकते हो। मैं यहाँ एक फैक्ट बता रहा हूं, जिस स्टूडेंट ने पिछले लास्ट, जो स्टूडेंट लास्ट 6 मंथ से जीके को कंटिन्यू पढ़ रहा है, लास्ट 6 मंथ से जीके, पूरी लाइन सुनना,
जो स्टूडेंट लास्ट 6 मंथ से जीके को कंटिन्यू पढ़ रहा है, और मैं अगर वो कंटिन्यू पढ़ रहा है तो उस स्टूडेंट के 80 नंबर तो आराम से आएंगे। कितने? 80 नंबर। ये प्रैक्टिकल बात है। अगर आपने जीके को अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन किया है, प्रैक्टिस किया है। अब मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूं, अगर आप मैथ एंड इंग्लिश को यहां मैं छोड़ देता हूं तो भी, मैंने यहाँ पर मैथ और इंग्लिश को बाहर निकाल दिया। अगर आपने मैथ और इंग्लिश को नहीं पढ़ा है तो भी अगर आप लास्ट 5-6 महीनों से आप जीके को टाइम दे रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आपके 80 नंबर तक तो आ जाएंगे। प्लस माइनस 2-3 हो सकता है, बाकी इससे आप 75 से नीचे नहीं जाओगे। लेकिन ये कंडीशन एक आइडियल कंडीशन नहीं है। ये मैं एक अनुमान बता रहा हूं ताकि आपको पता पड़े कि हम कहां तक, हमारी जो पोजीशन है वो कहां पर है। ये आइडियल कंडीशन नहीं है इस वैकेंसी के अंदर। क्यों? क्योंकि अब 65 या शायद 67 पोस्ट है। अब 67 पोस्ट के अंदर क्या आपके जो जीके के 80 नंबर इसमें कितनी हेल्प करेंगे? इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये इतनी आइडियल कंडीशन नहीं है। अब सर आइडियल कंडीशन क्या होगी? अब मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको इस वैकेंसी के अंदर पोस्ट निकालनी है बायोलॉजी की, तो आपके जीके के अंदर कम से कम 100 नंबर होने चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ, जीके के अंदर आपके 100 नंबर होने चाहिए। तो ये एक आइडियल कंडीशन है पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट को देखते हुए। अब 100 नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 नंबर लाने के लिए आपको जीके पूरा पढ़ना पड़ेगा। पूरे के अंदर आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, इसके अंदर आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, आपको मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, और मैथ के साथ में रीजनिंग आती है। जो स्टूडेंट लास्ट 7-8 महीनों से जीके के इस सब्जेक्ट के साथ में उसने हिंदी इंग्लिश को भी अगर साथ में मिक्स कर लिया तो वो स्टूडेंट 100 प्लस जा सकता है। और जो स्टूडेंट जीके के अंदर 100 प्लस नंबर लेके आएगा वो स्टूडेंट इस वैकेंसी के अंदर आइडियल, इस वैकेंसी की दौड़ में पार्टिसिपेट कर लेगा। क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम है। एक बात मैं और बता देता हूँ, सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम बच्चों के जो नंबर होते हैं वो बराबर होते हैं, उसकी लिमिट फिक्स होती है। आपका सब्जेक्ट, जिस स्टूडेंट का सब्जेक्ट सबसे अच्छा होगा उसके नंबर मैं मानता हूं कि 150 300 में से 220 तक आ गए। अब अगर उसके नंबर 220 तक आ रहे हैं तो उसके बाद जो सेकंड या थर्ड या उसके बाद में आप टॉप 20 बच्चों को ले लेना, उनके नंबर भी 220 के आसपास ही होंगे, या 220 से 5 नंबर कम, 6 नंबर कम, 10 नंबर का गैप कभी नहीं आने वाला है सब्जेक्ट के अंदर। एक स्टूडेंट से टॉपर के और जो टॉप 10 के अंदर है, सबसे 10 वाला है, उसके बीच में 10 नंबर का गैप कभी नहीं आएगा। क्योंकि सब्जेक्ट की एक लिमिट फिक्स होती है, उससे ऊपर आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। उसका रीजन क्या है? आपने पीजी के अंदर पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ा है, इसलिए आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो लिमिट को। लेकिन जीके के अंदर गैप आ सकता है। जैसे कोई बच्चा है जिसके जीके में 100 नंबर है, लेकिन उसके बाद में 10 नंबर का गैप भी आ सकता है, 15 नंबर का भी गैप आ सकता है जीके के अंदर। इसलिए जिस स्टूडेंट ने जीके के अंदर पहले से ही अगर बढ़त बना ली, उसको वापस आगे सब्जेक्ट का पेपर देने में फायदा होगा। क्योंकि जीके का पेपर आपके पहले होगा, सब्जेक्ट का पेपर बाद में होगा। तो आप एक मनोवैज्ञानिक रूप से भी आप तैयार रहेंगे कि हाँ मेरा जीके का पेपर अच्छा हुआ है तो मैं सब्जेक्ट को भी अब मैं अच्छे से करके आऊंगा। फिर आपके मन के अंदर इस प्रकार के थॉट आते हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश को साथ में कंबाइंड कर लेना, तो आपके 100 नंबर तक आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर ये बताया ना, मैथ इंग्लिश को छोड़ के, ये मैंने बताया है कि वर्तमान के अंदर हर किसी का अलग अलग होता है। मैक्सिमम बच्चे मैथ और इंग्लिश को छोड़ के बैठे हैं। मत छोड़ना, मैं अभी से कह रहा हूँ। लास्ट में जब एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन सिंपल सिंपल आएंगे। वहां जाके फिर खुद को कोसोगे कि ये मैं छोड़ के क्यों आया हूँ। इसलिए सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक है उसकी प्रत्येक लाइन को टच करना, हो सके तो पूरों को मतलब गहराई से करना। अगर इतना टाइम नहीं है हिंदी इंग्लिश के अंदर या बाकी कुछ जीके के पार्ट के अंदर, तो आप उसके एमसीक्यू मिला दो। खूब आती है मार्केट में बुक, आप उसके क्वेश्चन मिला दो। अगर आप क्वेश्चन मिला दोगे तो आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा ऊपर, मतलब उसका जो ऊपरी नॉलेज हो जाएगा, तो आपके 2-3 क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए किसी भी पार्ट को छोड़ के मत जाना। अगर आप इसमें से थोड़े बहुत आधे क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपके नंबर 90 तक आ जाएंगे। तो जीके में डरने की कोई बात नहीं है। जिसने पिछले 5-6 महीने से पढ़ रहा है तो यहाँ तक तो पहुंच ही जाएगा, और जिसने ये भी ऐड कर लिया अपने जीके के साथ में तो वो 100 तक पहुंच जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली बातें हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपका डर इसमें खत्म हो गया होगा। अब हिंदी इंग्लिश को टच कर लेना। फिर भी टच नहीं कर पाओ तो जो आपको टॉपिक इसमें सिंपल लगे उनको आप देख लेना, प्रैक्टिस करते रहना बस। ये हमारा था जीके का पार्ट। अब देखो मैं एक चीज और बता रहा हूँ जीके के अंदर।
करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर जो है ये आप अभी से पढ़ना शुरू कर देना। मैं अभी से कह रहा हूँ, कम से कम आपको लास्ट 8 महीनों का पढ़ना ही पढ़ना है, 8 मंथ का पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम पड़ा है तो मैं बोल रहा हूँ 12 मंथ का करंट पढ़ के जाना। उसमें स्पेशली पढ़ के जाना, अभी जो इलेक्शन हुए हैं इन इलेक्शन को आराम से पढ़ के जाना। इलेक्शन हुए हैं या अभी अपना जो ये सुनीता विलियम वाला जो अंतरिक्ष से आए उनके बारे में पढ़ के जाना। कुछ भी हो, करंट पढ़ के जाना। करंट को आज से ही पढ़ना शुरू कर देना। ये अगर मन में सोच के बैठे हो कि हम करंट एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है, बाद में पछताओगे। 1 महीने में कुछ नहीं होता है, उस टाइम रिवीजन का टाइम होता है। और आप लोग अगर करंट पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका जो बाकी वाला जो टाइम टेबल है सब्जेक्ट पढ़ने का वो बिगड़ जाएगा। इसलिए अभी से पर डे का कम से कम 1 घंटा, आप 1 घंटा या आधा घंटा दे दो, क्योंकि करंट इसमें काफी डाइवर्सिफाई है। इंडिया का भी है, वर्ल्ड का, उसमें राजस्थान का भी है, तो काफी डाइवर्सिफाइड है। किसी एक बुक को अपना लो जो भी आपको अच्छी लगे। जैसे एग्जाम से 1 महीने पहले नाथ की बुक आती है, अभी क्रोनोलॉजी आ रही है, मूमल आ रही है, और भी कुछ कोचिंगों के भी आ रहे हैं। जहां से भी लो, केवल एक मैटर को लेना, एक मैटर को 1000 बार पढ़ लेना, लेकिन 100 बुक को एक बार मत पढ़ना। तो मैं अभी से कह रहा हूँ, एक ही मैटर पढ़ना और उसको बार बार पढ़ लो, हमेशा आधा घंटा दे दो। तो करंट से अगर क्वेश्चन सोल्व होने हैं तो आपको उस मैटर से हो जाएंगे। अगर उस मैटर से सोल्व नहीं हुए तो फिर किसी भी मैटर से सोल्व नहीं होने हैं। इसलिए करंट के पीछे ज्यादा मत भागना। करंट एक इतना डाइवर्सिफाइड टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड के जीके के अंदर, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उन्होंने हर जगह से उस टॉपिक उसमें दे रखे हैं। जैसे मैं बात करता हूँ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके अंदर करंट इतना डाइवर्सिफाइड नहीं, उन्होंने सीधा दे रखा राजस्थान का। और उसमें भी उन्होंने बता रखा है कि हम खिलाड़ियों के बारे में पूछेंगे, फेमस व्यक्तियों के बारे में पूछेंगे, और कुछ अगर है तो कोई विविध कोई ऐसी घटना हुई है उसके बारे में पूछेंगे। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के अंदर इसको थोड़ा लेंथी बना रखा है, तो आप हमेशा कम से कम आधा घंटा दे दो। उससे अगर क्वेश्चन बनना है तो बन जाएगा, अगर फिर भी नहीं बना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बाकी वालों के भी नहीं बनना है। आप लोग तो बाकी वाले जो पोर्शन है उस पर ध्यान दो। ये हमारा हो गया जीके के बारे में। अब मैं आता हूं आपके सेकंड जो इसका पार्ट है सब्जेक्ट वाला, मैं उसके ऊपर आता हूं। पेपर सेकंड, ये हमारे बायोलॉजी का होने वाला। किसका है? बायोलॉजी का। अब देखो, मैं इस पोर्शन के अंदर कुल 150 क्वेश्चन आएंगे और ये 300 नंबर के होंगे। अब एक बात ये आपको जाननी होगी कि इस बार साइकोलॉजी को इन्होंने इधर ऐड कर लिया है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये बात आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना। अब इधर अगर सब्जेक्ट के अंदर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 150 क्वेश्चन में मैं ये मान के बैठा हूं कि 130 क्वेश्चन तो बायोलॉजी के आएंगे। किसके आएंगे? बायोलॉजी के। तो लगभग आएंगे, इतने आएंगे। अब इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, पीजी वाले पार्ट के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। जो भी सिलेबस के अंदर पीजी के क्वेश्चन दे रखे हैं, ये जो ऊपर वाले जो 30 क्वेश्चन है, 100 के ऊपर वाले जो 30 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख लेना। कम से कम आपको इस बार 30 क्वेश्चन पीजी के मिलेंगे। जो पीजी वाला पोर्शन है उसके कम से कम कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 30 क्वेश्चन इस बार आप देख लेना। अब पीछे जो 20 क्वेश्चन बचे हैं, ये 20 क्वेश्चन आपको, जैसे आपकी आईसीटी है, पेडोलॉजी है, ये क्वेश्चन इसके आएंगे 20। तो पीजी वाले पोर्शन को अच्छा कर देना इधर इस बायोलॉजी वाले पोर्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाले जो 30 क्वेश्चन आप देख लेना, 30 के 30 क्वेश्चन ये पूरे के पूरे आपके पीजी वाले पोर्शन से आएंगे। जैसे इकोलॉजी है, अभी इसके बाद हम आगे देखेंगे पिछले 5 ईयर के अंदर किस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, किस यूनिट से सबसे कम क्वेश्चन आए हैं, और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब हम इससे आगे वाली पीडीएफ के अंदर देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजी के ऊपर ध्यान थोड़ा इसमें सॉरी जो पीजी वाला पोर्शन है उस पर अच्छा ध्यान देना आप। ये हमारा हो गया। अब मैं यहाँ ये बता रहा था आपको कि आपका जो बायोलॉजी वाला ये जो पोर्शन है ना, इसको आप 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लो पहले। अब कैसे करना है? इसका सबसे पहला पॉइंट आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, ये तो अभी आपको मैं बताऊंगा। अगर किसी ने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है तो वो बता सकता है। अगर नहीं किया तो फिर अभी आपको मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है, और उसका मेरा यहाँ पर उन टॉपिक को सिलेक्ट करने का आधार क्या है वो भी आगे बताऊंगा मैं। दूसरा इसमें आपका पॉइंट आएगा, आपके कौन से टॉपिक है जो वीक है, आपके कौन से टॉपिक है जो आपके स्ट्रॉन्ग है। अब ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ये आप खुद बताओगे। अगर आप बॉटनी से हो तो आपके लिए बॉटनी का टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा, अगर आप जूलॉजी के हो तो आपके लिए जूलॉजी के टॉपिक स्ट्रांग हो जाएंगे।
जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं जैसे बॉटनी का हूँ, तो मेरे लिए प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग। मुझे उसको इतना देखना नहीं पड़ता है, अगर मैं उसको 1 महीने बाद में भी देखूंगा तो भी मेरे काम चलेगा, क्योंकि मेरे वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, मुझे अच्छी तरीके से समझ आ रखा है, और मुझे इतना खुद पे विश्वास है कि उस टॉपिक के अंदर अगर ए से लगा के जेड तक कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी रखता हूँ। वो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो जाएगा। ऐसे लिस्ट बना लो कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये मेरा वीक टॉपिक है। अब जैसे मुझे एनिमल टेक्सोनॉमी टफ लगती है, एनिमल टेक्सोनॉमी, तो एनिमल टेक्सोनॉमी मुझे अगर टफ लग रही है, इसका मतलब मेरा वो वीक टॉपिक है, तो इसका मतलब मुझे उसको रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। प्लांट फिजियो को अगर मैं एक बार पढ़ रहा हूँ 20 दिन में, तो मुझे एनिमल टेक्सोनॉमी को 20 दिन में 2 बार पढ़ना है। बस इतना ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आपका ये कैटेगरी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग टॉपिक की और वीक टॉपिक की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का आता है, अब वो अपन आगे यहाँ देखेंगे कौन कौन से टॉपिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो मैंने आपको वीक टॉपिक आप खुद डिसाइड करोगे, स्ट्रॉन्ग टॉपिक का आप खुद डिसाइड करोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है वो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। उसका आधार क्या है आप देखो पीछे, लास्ट 5 ईयर, इसका आधार बताया हमने। लास्ट 5 ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां से मैंने पीवाईक्यू जो है लास्ट 5 ईयर के अंदर प्रत्येक टॉपिक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने ये वहां से उठाए है। इसका इंपॉर्टेंस का आधार क्या है? पीवाईक्यू का एनालिसिस करके मैंने जो पीडीएफ बनाई है, आप उस आधार पर आप भी नोट कर लेना, आपके काम आएगी कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। अब देखो, यहाँ जो बात हो रही है, ये क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 76, ये लास्ट 5 पेपर के अंदर आई हुई क्वेश्चन उन सभी की टोटलिंग है, न कि किसी एक पेपर की है। इकोलॉजी के अंदर, अब देखो इधर मैंने लगा रखा है इनका सीरियल नंबर, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। ये टॉपिक अपने इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? 5 सालों के अंदर इकोलॉजी के अंदर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए, कितने? 76 क्वेश्चन आए हैं। और बड़ी बात मजे की ये है कि इकोलॉजी आपकी पीजी वाले पोर्शन के अंदर है, तो आपको इकोलॉजी के ऊपर ध्यान देना है, जहां से 76 क्वेश्चन आए मतलब पिछले 5 साल के अंदर। तो जो 1 नंबर पे टॉपिक आपका होना चाहिए इंपॉर्टेंट की लिस्ट के अंदर, वो होना चाहिए इकोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी बहुत ही अच्छी यूनिट है, और इसमें समझ के मतलब मुझे अगर सबसे, मैं बॉटनी का हूँ लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई यूनिट सबसे अच्छी लगती है तो वो लगती है एनिमल फिजियोलॉजी। इसमें पढ़ने में मजा आता है। तो एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर पिछले 5 साल के अंदर 68 क्वेश्चन आए हैं। कितने आए? 68 क्वेश्चन आए हैं। प्लांट टेक्सोनॉमी, इस प्लांट टेक्सोनॉमी के अंदर पिछले 5 साल के अंदर 45 क्वेश्चन आए हैं। 45 क्वेश्चन आए प्लांट टेक्सोनॉमी के अंदर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 45 क्वेश्चन। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूं आपके, प्लांट एंड एनिमल इकोनॉमिक इंपोर्टेंट। एक अपना टॉपिक दिया हुआ है प्लांट और एनिमल्स का जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंट है, तो वहां से और जो सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग है या माइक्रोब का जो हमारे अंदर, उसकी जो हमारे अंदर मतलब वो जो हमारे लाभदायक होते हैं या हानिकारक है, ये जो टॉपिक है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इस टॉपिक से 45 क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब प्लांट टेक्सोनॉमी और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से दोनों से बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं। और 5वां टॉपिक हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी, इससे क्वेश्चन आए 25। इसमें आपके आरडीएनए, इसमें आ जाएगी प्लांट टिश्यू कल्चर, 25 क्वेश्चन आए हैं। ये थोड़ा सीक्वेंस थोड़ा उल्टा हो गया मेरे साथ, ये कहीं वो इसका सीक्वेंस 6 या 7 नंबर है, लेकिन ध्यान रखना आप सीक्वेंस में लिख लेना अगर आपको लिखना हो तो ये आपका पीजी वाला पोर्शन है, और यहाँ पर शायद ये भी पीपीजी में दे रखा, बाकी अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा है। अब अपन आगे चलते हैं। अगला सेल बायोलॉजी। सेल बायो से आपके 40 क्वेश्चन आ रखे पिछले 5 साल के अंदर। एनिमल टेक्सोनॉमी से 37 आ रखे हैं, लेकिन ध्यान रखना प्लांट टेक्सोनॉमी से कितने आ रखे थे? 45 क्वेश्चन आ रखे हैं। प्लांट टेक्सो से 45 क्वेश्चन आ रखे हैं। और प्लांट फिजियोलॉजी से आ रखे आपके 35 क्वेश्चन आ रखे हैं। 35 प्लांट फिजियोलॉजी से। और एनिमल फिजियो से आपके कितने आ रखे लास्ट? एनिमल फिजियो से 68 आ रखे हैं। कितने? 68।
इसका मतलब यहाँ कवि बी हरिदास ये कहना चाहता है, प्लांट फिजियो की तुलना में एनिमल फिजियो को ज्यादा जोर देना, एनिमल टेक्सोनोमी की तुलना में प्लांट टेक्सोनोमी को ज्यादा जोर देना। तो प्लांट टेक्सोनोमी इंपॉर्टेंट होगी उधर टेक्सोनोमी के अंदर, और फिजियोलॉजी के अंदर हमारे लिए एनिमल टेक्सोनोमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अगला एनिमल्स एंड प्लांट एनाटॉमी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जो एपिथेलियम टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो एनिमल के, और प्लांट एनाटॉमी, इस एनाटॉमी के अंदर प्लांट की मॉर्फोलॉजी भी मैं इंक्लूडिंग कर रहा हूं। यहां से आपके क्वेश्चन आए हैं 35 क्वेश्चन आए हैं। कितने आए? 35 क्वेश्चन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 32 क्वेश्चन आए हैं, और ये डेवलपमेंट बायोलॉजी एनिमल वाली 31 क्वेश्चन आए हैं। अब जो अपने कोर्स में जूलॉजी के 8 एनिमल दे रखे हैं, वहां से 29 क्वेश्चन आए हैं। उसमें से भी एस्केरिस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। इस जो एनिमल्स के जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो एस्केरिस के क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे गए हैं। टेक्निक्स, ये आपका पीजी वाला पार्ट आ गया, ये पीजी का पार्ट है। इस टेक्निक से आपके लगभग क्वेश्चन 28 आए हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना माइक्रोस्कोपी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। माइक्रोस्कोपी के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो माइक्रोस्कोपी को ध्यान में रखना आप एक बार। बायोस्टैटिक के 17 क्वेश्चन आए हैं, फैमिली के 16 क्वेश्चन आए हैं। फैमिली कौन सी? प्लांट वाली। अब इस फैमिली के अंदर भी जो पोएसी फैमिली है, जो पोएसी फैमिली है, इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसका कारण क्या? आप देखो, आप थोड़ा लॉजिक लगाओ कि आखिर पोएसी की ज्यादा क्यों आ रही है। क्योंकि अपने कोर्स में 4 फैमिली है, चारों फैमिली में से 3 फैमिली डाइकोट की फैमिली है, एक फैमिली पोएसी है, वही मोनोकोट की फैमिली है। तो पोएसी को अच्छे से पढ़ लेना। अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं फैमिली के, तो उसमें से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो पक्का आपको पोएसी का मिलेगा। एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा पोएसी का, 2 भी मिल सकते हैं, जैसे किसी एग्जाम के अंदर पोएसी के 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो पोएसी को अच्छे से पढ़ लेना। फिर आगे है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, यहाँ से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। पीछे एनिमल की देखो आप एम्ब्रियोलॉजी, तो एनिमल की एम्ब्रियोलॉजी से 31 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे जो एनिमल की एम्ब्रियोलॉजी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की तुलना में। एनिमल फिजियोलॉजी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट फिजियोलॉजी की तुलना में। और एनिमल की प्लांट टेक्सोनोमी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमल टेक्सोनोमी की तुलना में। तो ये चीजें कब पता पड़ती? जब हम पीवाईक्यू के एनालिसिस करते हैं तब। इथोलॉजी के 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि सर मोल बायो कोर्स में नहीं है। देखो, एग्जाम का पेपर जो होता है एज एक शादी की तरह है। आपको अगर शादी का कभी मतलब किसी को शादी का इन्विटेशन मिलता है, सामने वाले के घर पे अगर आपके साथ में आपका फ्रेंड चल रहा है जिसको कोई इन्विटेशन नहीं है, तो जिसके घर पे शादी है, जिसने बुलाया, वो मना नहीं करेगा भाई तू अपने साथ में इसको लेके क्यों आया। क्योंकि शादी है, उसका कोई रिलेटिव होगा तो वो साथ में आ सकता है। ठीक उसी प्रकार से इस बायोलॉजी के साथ में मोल बायो के 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप मना नहीं कर सकते हो कि मोल बायो के क्वेश्चन क्यों आ गए। अब ये मोल बायो के क्वेश्चन जो है ऐसे प्योर तो मोल बायो है नहीं, फंडामेंटल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक तो शायद पूछ रखा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का पूछ रखा है। इस क्वेश्चन को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपके आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। एक क्वेश्चन को डीएनए के बारे में पूछ रखा है, तो वो आपके जेनेटिक्स से हो सकता है। तो ऐसे करके मोल बायो के 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और बायो मॉलिक्यूल के क्वेश्चन पूछ रखे हैं अभी तक 2। ये आपका हो गया एनालिसिस। अब आपको पता पड़ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे कौन सा, नंबर 2 पे कौन सा, नंबर 3 पे कौन सा। इस प्रकार से ये आपका एक सीक्वेंस बनना चाहिए, ताकि ये कम से कम माइंड में हमारे एक माइंड मैप रहे, बायोलॉजी का मैप रहे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से पिछले 5 साल के अंदर कितने क्वेश्चन आए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा यहाँ तक हो गया, इसने आपको थैंक यू बोल दिया। अब हम आगे आते हैं रिवीजन के ऊपर। रिवीजन कैसे करें? अगर मुझे कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा आपका इन 3 महीनों के अंदर, तो मेरा अगर आप मानोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा रिवीजन करना। क्या होगा? रिवीजन करना।
अब आपने किसी टीचर से सुना होगा, यूट्यूब से सुना होगा, जहाँ कोचिंग कर रहे हो वहाँ सुना होगा, वहाँ आपने मतलब उनके मुख से सुना होगा कि रिवीजन 2-3 बार रिवीजन करना सफिशिएंट होता है। ये लाइनें आपने सुनी होगी कि सिलेबस को 2-3 बार पढ़ लो, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपके लिए अच्छा है। लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ 2-3 बार पढ़ने से आपको अगर 50% भी याद हो जाए ना, तो मुझे बोलना। रिवीजन का मतलब होता है आप अपने सिलेबस को कम से कम आप उसको 10 बार पढ़ो। जब आप उसको 10 बार पढ़ोगे तब जाके आपके 60-70% जो सिलेबस आपके अंदर ब्रेन के अंदर उसके न्यूरॉन बनेंगे, और जब न्यूरॉन जिस चीज की अधिक बनते हैं तब वो आपको जो जो टॉपिक है वो लंबे समय तक के लिए याद रहता है। तो ये 2-3 बार रिवीजन करना रिवीजन नहीं होता, ये होता है इसको मैं कह सकता हूँ नॉर्मल स्टडी कह सकता हूँ। रिवीजन का मतलब होता है आप उस टॉपिक को इतनी बार पढ़ लो कि आप उस टॉपिक से बोर हो जाओ पढ़ पढ़ के, वो होता है रिवीजन। बाकी ये तो नॉर्मल पढ़ना हुआ, आप जिस टॉपिक को 2 बार पढ़ लोगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा भाई आपने पिछली बार पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तो आपके लिए न्यू ही होगा। इसलिए ये इन बातों पे मत जाना, रिवीजन का मतलब होता है 10 बार। अब यहाँ पर ये भी माइंड के अंदर बात लेके मत बैठ जाना कि इन लास्ट 80 दिन के अंदर हम 10 बार रिवीजन कैसे करेंगे। मैं ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, आज से आपने जब से पढ़ना शुरू किया है तब से बात कर रहा हूँ। अब देखो इन पिछले 3 महीनों के अंदर अब जो लास्ट जो हमारे पास जो 2.5 महीने बचे हैं, जो 80 डे बचे, उसके अंदर हमारे क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे हमारा रिवीजन अच्छा हो सके। अब एक आपने कहावत सुनी होगी, एक लाइन आती है, अंत भला तो सब भला। अब आपका रिवीजन जो होता है ये आपका अंत करने वाला है, इसलिए अगर आप रिवीजन को अगर आप अच्छे से करोगे, अगर आपकी स्टडी का अंत भला होगा तो आगे का सब भला होगा। अब देखो हमारे पास 80 दिन बचे हैं, इस 80 दिन का मतलब हो गया 2 मंथ। मैं इसमें 2 मंथ को अलग कर रहा हूं जिसमें हमारे आगे 6 डे कितने आए, 16 डे, 60 डे। पीछे हमारे पास बचे ये 20 डे और बचे हैं, ये तो आप छोड़ दो एग्जाम से पहले के लिए। अभी यहाँ पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं दे रही है, केवल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ रिवीजन कर रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे टेस्ट सीरीज वालों के लिए। अभी 6 डे बचे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आप बायोलॉजी के सिलेबस को 15 दिन के अंदर एक बार पूरा पढ़ सकते हो। अगर मैं इसको 15-15 दिन में डिवाइड करूँ तो भी ये आपके 4 बार रिविजन यहाँ हो रहा है। इस लास्ट 2 महीनों के अंदर आप इस रिविजन को 4 बार कर सकते हो। 15 दिन के अंदर बायोलॉजी का आप पूरा रिवीजन आराम से कर सकते हो अगर हमेशा 7-8 घंटे अगर बायोलॉजी की दोगे। अगर आपके नोट्स अच्छे से बने हुए हैं, आपके उनको हाईलाइट किया हुआ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो 15 दिन के अंदर बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को एक बार आराम से कवर किया जा सकता है। तो इन 60 डे, इन जो लास्ट वाले जो आपके 60 डे बचे हैं, इन 60 डे के अंदर आपको ये अपने सिलेबस को 4 बार रिकॉल करना है। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ पे पीछे बचते हैं आपके 20 दिन। इस 20 दिन को आप वापस डिवाइड कर लो, 7 दिन, 7 दिन, और यहाँ पे ये 7 दिन आप और कर लो, क्योंकि दिन आपके 80-81 तक हो जाएंगे, भले आप इसको 6 दिन में बांट लो। इस 7 दिनों के अंदर आप देखो, मैं एक और आपको बता देता हूँ, आपका ब्रेन उन्हीं चीजों को ज्यादा याद रखेगा जिन्होंने जिन चीजों को, जिन टॉपिक को आपने लास्ट 72 घंटों के अंदर, लास्ट 48 घंटों के अंदर पढ़ा है। ब्रेन की कैपेसिटी है वो 48 घंटे से अगर ज्यादा पढ़ा हुआ है तो फिर वो उसको उसको वापस रिकॉल करने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से 60 दिन के अंदर आपको अपने सिलेबस को 4 बार रिकॉल करना है, क्योंकि ये जो क्रिटिकल टाइम है ये रिवीजन का टाइम है। जो जितना ज्यादा रिवीजन करेगा उसको ही फायदा होने वाला है। आप कोई सी भी नोट्स पढ़ लेना, कुछ भी कहीं से पढ़ लेना, किसी फेमस टीचर से पढ़ लेना, कोचिंग से पढ़ लेना, कोई अच्छी बुक पढ़ लेना, हैंड रिटन नोट्स कहीं से मिले वो पढ़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ना। जिस स्टूडेंट का रिवीजन टॉप होगा वो स्टूडेंट इस एग्जाम को क्लियर कर जाएगा। बाकी वाले अक्टूबर या नवंबर के अंदर आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी वापस आ रही है, उसकी तैयारी में लग जाना। तो इस समय रिवीजन पे ध्यान देना तो आपकी नैया पार हो जाएगी। अब इन 60 दिन के अंदर आप 4 बार रिवीजन करना। अब जो ये पीछे के जो 20 दिन और बचे हैं, इसके अंदर आपको क्या करना है, 7 दिन में आ जाओ। और मैं मानता हूं अगर यहाँ पर आपने 4 बार रिवीजन कर लिया है तो बायोलॉजी पढ़ पढ़ के अब तो आपका मतलब ब्रेन के अंदर सब फिट हो गए होंगे। तो यहाँ पर आप रिवीजन को आसानी से आप 7 दिन के अंदर पूरा कर सकते हो। और पीछे जो बचेंगे आपके, यहाँ भले 5 दिन बचे, भले 4 दिन बचे, 3 दिन बचे, यहाँ पे रिवीजन कर देना। तो अब देखो यहाँ पे आपका 7 बार रिवीजन हो रहा है लास्ट 80 दिन के अंदर। तो ये रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन की संख्या बढ़ा सकते हो बढ़ा देना। अब कोई स्टूडेंट ऐसे बोले कि मैं इसको 10 दिन में निपटा सकता हूँ, उसके लिए और अच्छी बात है।
उसके लिए 2 रिवीजन और हो जाएंगे, तो उसके रिवीजन 9 तक हो जाएंगे। इसलिए कम से कम इस लास्ट 80 दिन के अंदर अपने सिलेबस को 5 बार तो पढ़ ही डालना। अब आपने कहीं से सुना होगा कि 2 बार रिवीजन किया, 2 बार रिवीजन करने से भाई कुछ नहीं होने वाला है। मिनिमम मैं बता रहा हूँ इस इन 80 दिन के अंदर आपको 5 बार रिवीजन करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको एग्जाम में बैठोगे, तब जाके कुछ पेपर के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे। बाकी 1-2 रिवीजन से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो रिवीजन का आपका ये क्राइटेरिया होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी आप कैसे भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये मैं मेरा बता रहा हूँ। आपका ब्रेन आपके पास है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना क्राइटेरिया बना सकते हो। अब लेकिन ध्यान रखना मिनिमम 5 रिवीजन इन लास्ट 80 दिन के अंदर। ये मैं मिनिमम आंकड़ा बता रहा हूँ, और मैक्सिमम आप इसको जितना खींच सकते हो उतना खींच लेना, क्योंकि रिवीजन के अलावा सिलेक्शन नहीं होना है, नहीं होना, नहीं होना है। अब मुझे कल परसों ही मेरा फ्रेंड कह रहा था कलाम की टेस्ट सीरीज दे रही है या प्रयास की दे रही है, कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग हो रही है। अब उस बंधु ने मुझे बोला कि मेरे भाई ने बोला मुझे कि मेरे 30 क्वेश्चन, सॉरी 30 नहीं यार, 35 क्वेश्चन बोला था, 35 या 36 क्वेश्चन, 35% क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। आप पिछले 1 साल से पढ़ रहे हो, कभी खुद से पूछा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही रीजन है, आपने उनका रिवीजन नहीं किया। दूसरा, आपने उन टॉपिक की कभी प्रैक्टिस करने की कोशिश ही नहीं की है। जिस स्टूडेंट ने रिवीजन किया है, प्रैक्टिस की है, उसके जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम गलत होंगे 15। अब मैं आपको बता देता हूं, बायोलॉजी के अगर 150 क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस के अंदर, टेस्ट के अंदर या एग्जाम हॉल के अंदर, अगर आपके उसके अंदर 20 तक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो ठीक है। अब आप कोशिश करो इस 2 महीनों के अंदर इस क्वेश्चन को आप 15 पे लेके आओ। अगर 15 तक गलत हो रहे तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये एक आइडियल कंडीशन है। आप 150 क्वेश्चन हो, आप कोई सुपर कंप्यूटर नहीं हो, इतने क्वेश्चन गलत होंगे आपके। लेकिन इस ये संख्या अगर जैसे ही 20 से ऊपर जाएगी, आपके क्वेश्चन गलत होने की जो नेगेटिव मार्किंग की जो पॉसिबिलिटी हो, जैसे ही 20 से ऊपर जाएगी, आप अपने सिलेक्शन से दूर होते जा रहे हो। मैं ये वापिस कह रहा हूँ, 20 से ऊपर नेगेटिव क्वेश्चन को मत लेके जाओ। आप 20 से ऊपर जाओगे, 21, 22, 23, आप 67 पोस्ट से बाहर जा रहे हो फिर, क्योंकि 67 पोस्ट है, 20 से ऊपर जा रहे हो मतलब आप सिलेक्शन से बाहर जा रहे हो। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आपने जो पीछे जो मेहनत की है ना 2 साल की, ये 20 क्वेश्चन आपके लिए डूबेंगे। इसलिए इस कंडीशन को घटा के 15 क्वेश्चन पे लेके आओ। और ये कैसे लेके आना, उसका एक ही तरीका, रिवीजन करो, साथ में प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपका नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगा एग्जाम हॉल के अंदर। तो ये हमारा था रिवीजन के बारे में। अब देखो, एक मैं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने सेल बायोलॉजी में ये पढ़ा है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो हमारा सीधा आंसर आता है मेंडल। आप इसको नहीं पढ़ रहे हो, आप इसको रिवीजन भी नहीं करो, लेकिन आपके माइंड के अंदर मेंडल सीधे फिट होता है। क्यों? क्योंकि आप जब जेनेटिक्स की यूनिट को पढ़ते हो, तब पहले पेज से लगाकर जेनेटिक्स के, अगर आपके जेनेटिक्स के नोट 50 पेज के है, तो उस 50 पेज के अंदर आप मेंडल को 50 बार पढ़ लेते हो। तो मेंडल से संबंधित आपने उसको 50 बार बोला, मेंडल मेंडल बोला है, तो उसके जो न्यूरॉन है आपके ब्रेन के अंदर बन गए है। तो मेंडल नाम का एक, मतलब मेंडल शब्द के प्रति उसका जो केमिकल मतलब होता है वो आपके न्यूरॉन के अंदर फिट हो गया है। अब 50 न्यूरॉन को नष्ट होने के अंदर कम से कम तो 15-20 दिन तो लगते हैं ना, कम से कम। तो वो जो मेंडल आपके शब्द के, आपके ब्रेन के अंदर फिट हो गया है। इसी प्रकार से जितना ज्यादा रिवीजन करोगे किसी टॉपिक का, उतने ज्यादा न्यूरॉन्स आपकी बॉडी के, आपके ब्रेन के अंदर बनेंगे, और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स आपकी बॉडी के अंदर बनेंगे, आपकी उस टॉपिक को याद करने की जो जो उसका ड्यूरेशन है, वो 5-6 दिन, 10-15 दिन हो जाएगा। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रिवीजन के ऊपर, न कि नोट्स, कोचिंग, बुक के ऊपर निर्भर करेगा। अभी कितने घंटे पढ़ना, ये सब अपना फिक्स होता है, क्योंकि हर किसी का ब्रेन अलग अलग होता है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है प्रैक्टिस के बारे में, कि हम प्रैक्टिस कहां से करें। हम लोग प्रैक्टिस कहां से करें, तो प्रैक्टिस के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको नीट की कहीं से भी कोई मॉड्यूल मिले, नीट के मॉड्यूल आपको जहां से भी मिले, नंबर 1 तो ये सभी के पास होते हैं। उसके बाद नंबर 2 पीवाईक्यू, आरपीएससी के पीवाईक्यू। अब आरपीएससी के पीवाईक्यू में कौन कौन से आते हैं पीवाईक्यू बताता हूं। फर्स्ट ग्रेड के, सेकेंड ग्रेड के, लैब असिस्टेंट के, और जो एसीएफ का एग्जाम हुआ था उसके, उसके साथ में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों। जब आप इन क्वेश्चन के नंबर बढ़ाओगे ना, ये क्वेश्चन आपके कम से कम ये 1500 तक क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मिला के। पोलो लेक्चर के
2 पेपर हो गए हैं, 20 वाला, उसके बाद ये 23 वाला, सो 3 पेपर हो गए हैं। तो आपको 150, 150, 300, 300 मतलब 1000 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहे हैं, कॉलेज लेक्चर लाके दे रही है, बॉटनी और जूलॉजी दोनों के। एससीएफ के 2 पेपर हो गए हैं, 400 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, 400 क्वेश्चन आपको एससीएफ से मिलेंगे। लैब असिस्टेंट के मेरे साथ 2 पेपर हुए, तो आपको 200 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। सेकंड ग्रेड के शायद 6-7 क्वेश्चन हुए पेपर, और फर्स्ट ग्रेड के 5 हुए, तो 150 इंटू 5, तो ये क्वेश्चन कम से कम 2000 क्वेश्चन जा रहे हैं। ये आरपीएससी ने एग्जाम कराए बायोलॉजी के, 2000 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़े हैं, और आप मान के चलना उस 2000 क्वेश्चन में से आपको आपके जो 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 5 से 10, 6-7 क्वेश्चन आपको यहाँ से पीवाईक्यू मिलेंगे। भले वो उसके ऑप्शन से उठाया हुआ क्वेश्चन हो, भले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलाया हुआ हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, इन 2000 क्वेश्चन में से आपको 10 तक तो आपको वहां से पीवाईक्यू मिलेंगे, डिटो एग्जाम मिलेंगे। आरपीएससी का लास्ट ये उसका यही रहा है, वो हर एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं से पीवाईक्यू पुटअप करती है। अब तीसरा मैं बताता हूँ, प्रैक्टिस के लिए एक यूथ की बुक आती है, यूथ की बुक आती है। और चौथा अगर बताऊं, एक अभी को शायद सर ने बुक निकाली है, चेतन जोशी सर ने, तो आप वो बुक भी देख सकते हो। तो मार्केट के अंदर खूब सारी बुक है, फिर भी बुक नहीं है, आप यूट्यूब से देख लो। मैं तो ये कह रहा हूँ, जहां से भी मिले वहां से प्रैक्टिस कर लेना। और प्रैक्टिस का एक आपका एक ये मतलब मैं एक और आपको तरीका बता रहा हूँ, जिस टाइम भी आपका पढ़ने का मन नहीं हो, और मैं मानता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट का जो टाइम होता है, जिस टाइम पढ़ने का मन नहीं करता, वो होता है शाम का टाइम, खाना खाने के बाद का। उस टाइम रात को सोने से पहले 100 क्वेश्चन मिला के सोना, रात को सोने से पहले 100 क्वेश्चन मिला के सो। ये क्राइटेरिया बना दो आज से ही, शाम से हमेशा 100 क्वेश्चन मिलाओ। जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, भले आप टेस्ट दे रहे हो तो भी आप 100 क्वेश्चन मिलाओ, हमेशा के मिलाओ। जब आप हमेशा 100 क्वेश्चन मिला के सोओगे ना, तो आप देखना 5-6 दिन बाद में आपके अंदर एक जो आपके जो आत्मविश्वास का लेवल है, वो आपके काफी हाई पे हो जाएगा। और जैसे ही आप एमसीक्यू सोल्व करोगे ना, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, तो फिर आपको एग्जाम हॉल के अंदर डर नहीं रहेगा। एक अपना डर रहता है ना कि अब जैसे पेज क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा पेपर खोलते ही, या अगले पेज पे क्वेश्चन कौन सा आएगा। तो ये अभी रूम पे बैठे बैठे, घर पे बैठे अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दोगे, हमेशा के 100 क्वेश्चन, और मैं तो कहता हूँ इसको आप 150 तक लेके जाओ। क्यों? क्योंकि कम से कम ये पता तो पड़े भाई 150 क्वेश्चन हम कितने टाइम में सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पेपर भी 150 का होने वाला है। तो इसलिए आप इसको हमेशा सोल्व करो। पर डे आप 100 क्वेश्चन को सोल्व करने की हैबिट डाल दो। इसका आपको इतना फायदा होगा, जबरदस्त इतना फायदा होगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जहां से पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बात मैं आपको और कह रहा हूं, अपने मटेरियल को कभी चेंज मत करना, उस पर ट्रस्ट बनाए रखना कि मैंने जो पढ़ा है मेरे लिए वो सफिशियंट है, और मेरे लिए वो मेरी एग्जाम पार करा लेगा। इसलिए आपने किसी भी कोचिंग से पढ़ा हो, किसी भी सर से पढ़ा हो, किसी भी बुक से पढ़ा हो, किसी भी नोट से पढ़ा हो, उसके ऊपर निर्भर रहना। और किसी के नोट्स से अपने नोट्स की तुलना कभी मत करना, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। किसी के नोट्स से अपने नोट्स की तुलना मत करना, नहीं तो फिर और मतलब फोबिया उत्पन्न हो जाएगा अपने नोट्स के प्रति, अपने नोट्स से विश्वास उठ जाएगा। तो हमेशा के 100 क्वेश्चन सोल्व करो, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। आप 5 दिन 100 क्वेश्चन हमेशा सोल्व करके देख लो, आप देखोगे कि 5-6 दिन बाद में आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो हाई इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ, रिविजन प्लस प्रैक्टिस, इन दोनों चीजों को कर लेना। आपकी जॉब को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जिस स्टूडेंट ने इन 80 दिन के अंदर 5 से अधिक रिवीजन कर लिए और कम से कम 5-6 हजार क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो उसका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, चाहे पोस्ट 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 10 हो। क्योंकि ये दोनों चीजें ये जो आपकी नेगेटिव मार्किंग को कम करेगी। अब आपको जहां से पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, अब ये बात नहीं भी आपको किसी को कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है, जो मैटर था आपने पढ़ लिया। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, रिवीजन और प्रैक्टिस। इस पे आप ध्यान दो, इस पे ध्यान दोगे तो धीरे धीरे आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए इसको आप करते रहना साथ में। अब सबसे लास्ट में एक बात और आती है कि कुछ बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? टेस्ट। अब मैं मानता हूं आज 1 तारीख है और 1 तारीख उनके टेस्ट था एनिमल फिजियोलॉजी का। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो टेस्ट का टाइम टेबल बनाते हैं अपने हिसाब से बनाते हैं। अब अगर वो बच्चा एनिमल फिजियो टेस्ट की तैयारी कर रहा है तो वो केवल एनिमल फिजियो ही पढ़ेगा, बाकी वाले टॉपिक छोड़ देता है। जैसे उसने 1 तारीख को एनिमल फिजियो का टेस्ट दे दिया, अब इस एनिमल फिजियो का वापस नंबर
घूम के आएगा, कम से कम 15-20 दिन बाद आता है। इतने में पीछे एनिमल फिजियोलॉजी का पूरा पटाया साफ हो जाता है। इसलिए एनिमल फिजियो अगर आप टेस्ट दे रहे हो, उसके साथ में भी आप 1-2 घंटे टाइम निकालो, क्योंकि जो बाकी जो टॉपिक उनको आप रिवीजन कर सको। क्योंकि अगर टेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से बनाता है, आपके पढ़ने की जो तरीका होता है वो अपने हिसाब से होता है। इसलिए टेस्ट के साथ में भी जो बाकी वाले टॉपिक होते हैं उनका भी रिवीजन करते रहना। आप भले उनको टाइम थोड़ा कम दे देना, लेकिन उनको बिल्कुल छोड़ मत देना, भाई मैं बाद में करूंगा। इसलिए टेस्ट के साथ में भी बाकी वाले टॉपिक भी आप लोग पढ़ते रहना। अब मेरे हिसाब से सब जो भी था कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आप लोगों का। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। अब एक बात और है, शॉर्ट नोट्स। अब देखो, ये शॉर्ट नोट्स अगर बना सको तो सबसे बेस्ट है, अंतिम दिनों के अंदर काम आएंगे। अगर नहीं बना सको तो उसका अल्टरनेट रूप ये है, जो आपके नोट्स लिखे हुए हैं उस नोट्स के अंदर आप उसको ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। आप उसके अंदर उसको हाईलाइट कर लो। जैसे आपकी बुक के अंदर नोट्स लिखे हुए हैं, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप हाईलाइटर लेके आ दो मार्केट में, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको हाईलाइट कर लो। जैसे मुझे ये टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट लगे है, अब जब मैं वापस रिवीजन करूंगा तब मैं केवल इसको ही पढ़ूंगा, बाकी वाली पूरी रामायण को उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक प्रकार के शॉर्ट नोट्स है, ये भी पढ़ने का एक अच्छा तरीका है। तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, यही बुक है, वापस उसको पेज घुमाते जाना, तो ये आपका शॉर्ट नोट्स के रूप में रिवीजन हो जाएगा। तो ये आपके था आज का सेशन था। इस सेशन को मैं यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। और भी कोई क्वेश्चन हो आप तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके, या अपने टेलीग्राम चैनल के पूछ सकते हो। अब बात रही इस वाली पीडीएफ की, जो अभी ये थी ना पीडीएफ अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली, ये वाली पीडीएफ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली, ये मैं जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो इस पीडीएफ के बारे में। आप वहां से आप आराम से देख के मतलब लिस्ट बना लेना कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से वापस कह रहा हूँ, अपने मटेरियल के ऊपर विश्वास रखना, इधर उधर किसी और नोट्स से अपनी तुलना मत करना, और खुद की भी तुलना किसी और से मत करना। क्योंकि मैंने देखे है कि जो बच्चे टेस्टों में टॉपर आते हैं उन बच्चों का लास्ट में सिलेक्शन भी नहीं होता है। पिछली बार देख लेना, ऐसे खूब बच्चे बैठे हैं जो टेस्टों में उनकी रैंक आती है, लेकिन उनका आरपीसी के इस एग्जाम के अंदर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि वो निर्भर करता है वो 3 घंटे, और 3 घंटे निर्भर करते हैं आपके रिवीजन और प्रैक्टिस के ऊपर, न कि वो इस पे निर्भर करते हैं कि आपकी टेस्ट में कौन सी रैंक आई थी, आपने किस कोचिंग से पढ़ा था, आपने कौन से नोट्स पढ़े थे। कोई निर्भर नहीं करता उसके ऊपर। वो केवल 3 घंटे आपको, अगर आपको अच्छे करने हैं तो रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। अब एक बात और यहाँ बता रहा हूँ, आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते जो लास्ट 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। बाहर आके एक लाइन बोलते हैं मेरा पेपर बिगड़ गया, मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, मेरा पेपर बिगड़ गया, 3 घंटे बिगड़ गए। उसका एक ही रीजन है, उस बच्चे ने केवल नोट्स ही पढ़े है। वो भी मतलब उसने बार बार उसने उसको ही पढ़ा, उसको समझने की कोशिश नहीं की है, उसने कोई प्रैक्टिस नहीं की है उसके अंदर। अगर आप एक रिवीजन करके जा रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा वो। इसलिए रिवीजन के साथ में प्रैक्टिस को भी स्थान देना अपनी स्टडी के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो जो भी कंफ्यूजन था इससे संबंधित, रिवीजन प्रैक्टिस कैसे पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीक स्ट्रॉन्ग टॉपिक, सब दूर हो गया होगा। अब बस 2-3 महीने का टाइम है, तो आप इस पे अच्छे से फोकस करिए। और कोई भी समस्या हो तो उस पर मुझे बताना, मैं बता दूंगा अगर मेरे से जितना हो सका। अब एक और बता रहा हूँ, मैं अभी कुछ चीजें नोट कर रहा हूँ। मैंने एक बात फील की है, मैक्सिमम बच्चे टेलीग्राम के ऊपर क्यूज में बिजी है, वहां क्यूज दे रहे हैं। भाई क्यों बर्बाद हो रहे हो? क्यूज देने का टाइम गया। टेलीग्राम क्यूज वाला वो अपने हिसाब से बनाता है क्यूज, वो उस जो बंदा क्यूज बना रहा है वो उसमें भाग ही नहीं ले रहा है, वो तो केवल अपने लिए बना रहा है, मेंबर बढ़ाने के लिए। तो आप लोग उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो? मैं किसी को पर्सनल किसी टेलीग्राम ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, आप भले जीके का ग्रुप देख लो। जीके के ग्रुप के अंदर इतनी क्यूजे चल रही है, वहां पर जो बंदा टेलीग्राम चला रहा है या जो क्यूज बना रहा है वो तो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बाकी वालों कह रहा है कि आप यहाँ आके क्यूज दो। भाई क्या मतलब है क्यूज? अब मैं एक और बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम को यूज में ले रहा है, अब वो स्टूडेंट सिलेक्शन से दूर होता जा रहा है। अभी से बता रहा हूं मैं, टेलीग्राम की दुनिया से दूर हट जाना। टेलीग्राम को केवल आप इसलिए रखो कि कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए या कोई नोट्स आ जाए, या आप ऐसे फ्री टाइम बैठे हो तब कोई उसमें आपको क्वेश्चन दिख जाए तो उसको सोल्व करो।
टेलीग्राम केवल यूज करना फ्री टाइम हो तब उस टाइम यूज किया करो। ऐसे नहीं आप उसको टाइम टेबल के अंदर फिक्स बना दो कि मुझे 12 बजे से 2 बजे तक टेलीग्राम के ऊपर क्यूज देनी है। भाई उन क्वेश्चन का आधार क्या है? उन्होंने भी किसी बुक से मतलब वहां से लिए है ना। और मैं एक और आपको दवा दे रहा हूँ, टेलीग्राम क्यूज वाले क्वेश्चन किसी को भी याद नहीं रहते, वो टेलीग्राम तक ही रहते हैं, उस टेलीग्राम की स्क्रीन पर ही रहते हैं। इसलिए टेलीग्राम की क्यूज के ऊपर विश्वास मत करना। आप जब फ्री बैठे हो तब आप वो क्वेश्चन देख लो। आपको जो भी क्वेश्चन मिले, आप जैसे खाना खा रहे हो उस टाइम देख लो, या खाना खाने का पढ़ने का मूड नहीं उस टाइम देख लो, आप वॉक कर रहे हो उस टाइम देख लो। तो टेलीग्राम से हट जाना, इस क्रिटिकल टाइम पीरियड के अंदर उस पे हजारों बातें होती है, हजारों नोट्स आते हैं, हजारों क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि तो वहां पर आपको और कंफ्यूजन होगा। इसलिए किसी की भी बात में आई बिना अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान दो। अब ये जो टाइम है, ये क्रिटिकल टाइम पीरियड आपके 3 महीने का जो रहा पिछले 1 साल की मेहनत का, यहाँ पर उसको अगर आपको एक अच्छे वे में अगर कन्वर्ट करनी है, पिछली जो लास्ट आपने हार्डवर्क किया 6-7 महीने से, तो रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान देना शुरू कर देना। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो नोट्स, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 चीजें बता रहा हूँ, हमेशा के 100 क्वेश्चन सोल्व करना बायोलॉजी के, उसके साथ में रिवीजन करते रहना। दुनिया की कोई भी ताकत आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकती है। इसलिए वापस कह रहा हूँ, रिवीजन और प्रैक्टिस, और टेलीग्राम से हट जाना इस टाइम। तो ये अपना था आज वाला सेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके, या अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है आरपीएससी बायोलॉजी वर्ल्ड, वहां आप मुझे पूछ सकते हो। ये वाली पीडीएफ जो है ये आपके मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। और अब आप अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद।